हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं आपका जो एक्ट चल रहा है रजिस्ट्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? रजिस्ट्रेशन के हम बात कर रहे हैं, बट हमारा जो एक्ट है वो है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1988। ये उसका दूसरा या तीसरा वीडियो है। ये पूरा एक्ट आपको सीए फाइनल लेवल पर यहाँ पर इकोनॉमिक लॉज में आपको इंक्लूड किया गया है। इकोनॉमिक लॉज यहाँ पर कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज मेन सब्जेक्ट भी है और 6D जो इकोनॉमिक लॉ है ये आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी है। उसके हिसाब से ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के अंदर ऑब्वियसली एजेंट्स होते हैं। एक होता है प्रमोटर जो यहाँ पर बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स या फिर लैंड को खरीद के वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और एक होते हैं हम जैसे लोग जिनको हम अलॉटीज कहते हैं, यहाँ पर जिनको अलॉट किए जाते हैं अपार्टमेंट्स या फिर फ्लैट्स। तो इन तीनों के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन तीनों का बेसिक है जो हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, पार्ट 1 वीडियो है तो हम कोशिश करेंगे रियल एस्टेट एजेंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर ले, क्योंकि एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है अंडर रेरा। तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और उनके फंक्शंस क्या है। देन वी विल स्टार्ट विद अलॉटीज के बारे में कि अलॉटीज और प्रमोटर के साथ में क्या होता है। तो जितना होगा पार्ट 1 में कवर करेंगे, बाकी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स के हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और उनके फंक्शंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेरा को बनाया क्यों गया है, सबसे पहले आप उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखिए। उनका मेन यहाँ पर उद्देश्य क्या था उसको आप ध्यान में रखिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी। रेरा का यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या था, उन्होंने बोला कि हम रेरा इसलिए बना रहे हैं, सबसे पहली बात कि जो अलॉटीज है, ठीक है, अलॉटीज को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं बायर्स, जो यहाँ पर फ्लैट्स खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं। आपको रोज होर्डिंग दिखता है, चेंबूर में ये बन रहा है, कांदीवली में ये बन रहा है, वहां पर ये बन रहा है, आइए प्रॉपर्टी खरीदिए, 2 BHK है, 1 BHK है, 60 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में, 12 लाख रुपए में, राइट। अब ये सब इतना बड़ा मार्केट है रियल एस्टेट का, और यहाँ पर फ्रॉड्स के नंबर बहुत ज्यादा थे। तो रेरा ने बोला कि हम यहाँ पर अलॉटीज और बायर्स के प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बंदा है, यानी कि जो प्रमोटर है पी, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो लैंड बना रहा है, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, ये जो प्रमोटर है और हम जो लोग यहाँ पर बायर्स हैं, उन दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट आदमी है जो पूरा काम संभालता है। वो कौन है? वो यहाँ पर और कोई नहीं है बल्कि वो पर्सन है ब्रोकर, जिसे हम ब्रोकर के नाम से जानते हैं, एजेंट के नाम से जानते हैं, मिडिल मैन के नाम से जानते हैं, राइट। तो वो जो पर्सन है वो यहाँ पर सारा डीलिंग करवाता है दोनों लोगों के बीच में कि आइए फ्लैट देखिए, इतना प्राइस रहेगा, ये एमिनिटीज है, और मेरा यहाँ पर इतना कमीशन रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, राइट। तो यहाँ पर रेरा ने बोला फिक्र मत कीजिए, ये जो बीच का पर्सन है ना ब्रोकर, हम उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कंपलसरी बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी एजेंट्स हैं उनको भी रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना इंपॉर्टेंट है। और उनको ये बोला गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज या रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का ही आप यहाँ पर एजेंट बनकर काम करिए, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है ना, आप उनका काम मत करिए। तो सर प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है क्या? तो यस, जिन्होंने सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 8 नहीं देखा है, पिछले वीडियो में जाइए और देखिए, वहां पर हमने बात कही कि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन दी जाती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, क्यों रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पर हम जैसे लोगों को, बायर्स को क्या हेल्प मिलती है। तो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एजेंट्स को बोला कि पहली बात तो आप रजिस्ट्रेशन लो, दूसरी बात आप उन्हीं प्रोजेक्ट का यहाँ पर काम करो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं सेक्शन नंबर 8 तक तो बात हो गई थी, 9 के बारे में बात करते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले सेक्शन प्लेन एंड सिंपल बात कर रहा है कि बॉस कोई भी एजेंट अगर है, क्या लिखा है, नो रियल एस्टेट एजेंट। तो क्या बोला कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट यहाँ पर कोई भी काम मत करो अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप ना तो कोई प्रमोटर के बिहाफ पर कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हो, ना आप किसी प्रोजेक्ट का कोई एक छोटा सा पार्ट भी अगर बेचना चाहते हो, आप प्लॉट खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, कुछ भी अगर आप करना चाहते हो ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, बिहाफ पे ना,
एजेंट है, दूसरों के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट ये सब काम नहीं कर पाएगा, छोटा से छोटा बेचने और खरीदने का काम नहीं कर पाएगा अगर आप रेरा के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो तो। प्लेन एंड सिंपल बात तो पहले बोल दी कि मत करो मम्मी स्टाइल में, ये काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने अब वो काम किया तो फिर आगे उसके रिपरकशंस यहाँ पर दिखेंगे कि आपको चप्पल से मार खानी पड़ेगी, बराबर है। वैसे ही आपको यहाँ पर भी पहले बोल दिया कि बॉस आपको यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के आप काम नहीं कर सकते हो। आगे तो क्या करें, तो हर एक रियल एस्टेट एजेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अथॉरिटी को, फी के साथ में, डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अथॉरिटी क्या करेगी, एक पीरियड के अंदर आपको सारे कंडीशंस फुलफिल होने के बाद में आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन दे देगी। रजिस्ट्रेशन देने के कुछ तरीके हैं। रजिस्ट्रेशन पहला, आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, एंटायर स्टेट के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, जो भी केस है। तो लेट्स से आप महाराष्ट्र के अंदर है, तो मैं गया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उन्होंने बोला ओके सीजे आपको रजिस्ट्रेशन देते हैं, आपकी एप्लीकेशन परफेक्ट है, फीस आपने दे दी है, डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए हैं, आपको हम पूरे महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर आप कहीं भी जाके प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और आप खरीद सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है भैया। तो ग्रांट अ सिंगल रजिस्ट्रेशन, पहला तरीका तो ये है। दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली अगर नहीं देंगे तो रिजेक्ट करेंगे, तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रीजंस वहां पर बता दिए जाएंगे, ठीक है, कि यार ये प्रोविजंस के हिसाब से आप यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। हाउएवर कोई भी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन ऐसे ही आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको OOBH करना पड़ेगा, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या होने वाला है देखिए। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में आपको हम रजिस्ट्रेशन दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया तो क्या, जैसे ऊपर हमने देखा था प्रोजेक्ट का सर डीम्ड रजिस्ट्रेशन होता है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि हमने आपको बोला कि आपको हम 3 महीने के अंदर अंदर या 30 दिन के अंदर अंदर हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। नहीं दिया ना अगर अथॉरिटी ने, तो आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वैसा यहाँ पर भी होगा, अगर पीरियड निकल चुका है तो आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो एजेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको अपने हर सेल पर, यानी कि जो उसके थ्रू सेल हो रही है उसका रजिस्टर्ड नंबर उसको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, भैया मैं ब्रोकर हूँ चैतन्य जैन, मेरा रजिस्टर्ड नंबर ये है और मेरे थ्रू ये यहाँ पर सेल हुई है, रजिस्टर्ड नंबर दिखाओ। जैसे GSTIN दिखाते हैं हर जगह, वैसे आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसको रिन्यू किया जा सकता है। अगर आपने कोई ब्रीच किया है टर्म्स एंड कंडीशन का, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया जा सकता है, बट यस आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑब्वियसली यहाँ पर दी जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 9 जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की हमने बात करी, रियल एस्टेट एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन लेना है। आगे बात करते हैं कि आखिरकार रियल एस्टेट एजेंट्स के फंक्शंस क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं फंक्शंस। यहाँ पर एक ब्रोकर का फंक्शन क्या होगा, लॉजिकली बात करते हैं, पहले इन पॉइंट्स को नहीं पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप ब्रोकर हो, आप एजेंट हो, आपका काम क्या है कि एक तरफ तो प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ बायर है, तो प्रोजेक्ट भी सही होना चाहिए और बायर भी सही होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। पहली बात तो आप ब्रोकर हो, तो आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर ब्रोकरशिप करो या उन्हीं प्रोजेक्ट्स में आप सेल और परचेस करवाओ जो प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है, राइट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। तो जो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनकी क्यों बात कर रहे हो आप, उन पर काम करो ही मत, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो ये है, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए एक रजिस्टर्ड ब्रोकर यहाँ पर काम करेगा, बात खत्म। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, यार जो भी चीज़ यहाँ पर बेच रहे हो, खरीद रहे हो किसी के बिहाफ पर, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको भी मेंटेन करने पड़ेंगे, आप भी उनके रिकॉर्ड सारे मेंटेन करके रखो ना। और जो अलॉटी है सामने, जो बायर है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दो रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, सारी उस तक पहुंचनी चाहिए, ये आपका काम है। उसके साथ में कुछ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, शेल नॉट फैसिलिटेट, उसको ऐसा कोई भी सेल या परचेज नहीं करनी चाहिए प्लॉट अपार्टमेंट बिल्डिंग की जो रजिस्टर्ड ना हो अथॉरिटी के साथ में, राइट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। खुद कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ये हम पहले भी देख के आ चुके हैं, ठीक है। गलत स्टेटमेंट देना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना कि भैया सचिन रहता है इस बिल्डिंग में, आप आ जाओ, दीपिका पादुकोण शिफ्ट होने वाली है इस बिल्डिंग में, आप आ जाओ, लोगों ने फ्लैट खरीद लिए, बाद में पता चला दीपिका का डी भी वहां पर नहीं आया, ठीक है। तो ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स आप नहीं दे सकते। आप किसी भी ऐसे पब्लिकेशन का पार्ट मत बनो, उस ब्रोकर को बोला जा रहा है जो ऐसे एडवर्टीजमेंट दे रहा है, हकीकत में जिसको बेचना ही नहीं है उसका भी एडवर्टीजमेंट दे दिया, तो गलत बात है ना। और एट लास्ट क्या बोला है, अलॉटी को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ये आपकी जिम्मेदारी है।
डिस्चार्ज एनी सच अदर फंक्शन, जो भी वहाँ पर ज़रूरत हो। तो फंक्शन तो बेसिक है, आपको एक तरफ क्या रखना है, आपको एक तरफ प्रोजेक्ट रखना है, बीच में ब्रोकर है और इधर अलॉटी है। तो प्रोजेक्ट भी रजिस्टर्ड, ब्रोकर भी रजिस्टर्ड और जो यहाँ पर अलॉटी है उसको सारी इन्फॉर्मेशन दो। फंक्शंस आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पर फीड हो जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 के थ्रू रियल एस्टेट एजेंट्स के बारे में कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और उसके फंक्शंस क्या होंगे। तो अब हम आ जाते हैं प्रमोटर के बारे में, बराबर है ना। प्रमोटर है, अलॉटी है और ब्रोकर है। तो ब्रोकर की बात हमने कर ली, प्रमोटर के बारे में बात कर लो, अलॉटी की ड्यूटीज वगैरह भी देखना है, वो भी देखेंगे हम कि उनके पास में पावर्स क्या है आगे। तो चलिए प्रमोटर की बात चालू करते हैं सेक्शन नंबर 11 से। तो अब बात करना है प्रमोटर्स के बारे में। प्रमोटर कौन है भैया? प्रमोट कर रहा है, पूरी प्रॉपर्टी को बना रहा है, डेवलप कर रहा है, उसके पास ऑब्लिगेशन बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। उसको सब चीज़ें कंप्लीट करके बराबर यहाँ पर अलॉटी को देनी पड़ेगी। तो प्रमोटर क्या करेगा? तो प्रमोटर ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लिया, राइट, ठीक है भैया। तो उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब उसको जैसे रजिस्ट्रेशन मिला ना दोस्तों, रजिस्ट्रेशन मिला मतलब उसको अपनी एक लॉगिन आईडी मिली, बराबर है। लॉगिन आईडी के साथ में एक पासवर्ड क्रिएट हो गया और अब वो रेरा की साइट पर जाके अपने इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो अब उसकी यहाँ पर ऑब्लिगेशन क्या है और ड्यूटी क्या है? तो सबसे पहले वो जाएगा वहाँ पर और वेबसाइट के ऊपर ये सब चीज़ें अपडेट करेगा। उसको हर क्वार्टरली यानी कि हर क्वार्टर में, हर 3 मंथ्स में उसको चीज़ें वहाँ पर अपडेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो उसे अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स वहाँ पर डालनी है कि भैया हम रजिस्टर्ड है, हमारा ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद में अपने प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पर नंबर ऑफ फ्लैट्स डालो कि हम कितने फ्लैट्स यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पर आप अपार्टमेंट्स की लिस्ट डालो, प्लॉट्स की लिस्ट डालो और क्वार्टरली उनको आप अपडेट करो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में और क्या है, सिर्फ फ्लैट्स नहीं, कितने गैरेजेस हैं, कितने गराजेज है, कितने वहाँ पर पार्किंग लॉट है, सबकी इन्फॉर्मेशन वहाँ डालनी पड़ेगी। कौन कौन से अप्रूवल आप ले चुके हो, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कब मिला है, ओसी कब मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला है। आपको प्रोजेक्ट का स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम में और भी दूसरी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहला यहाँ पर जो प्रमोटर का काम है वो यही है कि वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें अपलोड वहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने यहाँ पर महारेरा की साइट खोली है। महारेरा मतलब महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रेरा की साइट बना रखी है, वो यहाँ पर हमने खोली है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आप कोई भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मैं कोई प्रोजेक्ट को सर्च नहीं करूँगा, हम यहाँ पर नाम नहीं डाल सकते हैं। सबसे पहले आप यूज़र टाइप सिलेक्ट करिए कि रजिस्टर्ड है प्रोजेक्ट की वजह से कि एजेंट के नाम से। आप किस नाम से सर्च करना चाहते हैं, एजेंट के नाम से करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, रजिस्टर्ड एजेंट के नाम से। तो आप वहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम डालिए या प्रमोटर का नाम डालिए, ठीक है। और फिर आप वहाँ पर एडवांस सर्च कर सकते हैं या फिर आपको जैसे उसको सर्च करेंगे सारे प्रोजेक्ट्स के नाम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एक एक चीज़ आपको वहाँ पर दिखेगी कि ये प्रोजेक्ट कितने फेज में डिवाइडेड है, किसको सीसी कब मिला है, कंप्लीशन कब हुआ है, कौन कौन से सर्टिफिकेट से जो वो ले चुके हैं, यहाँ तक कि उसका ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की कॉपीज़ भी वहाँ पर अटैच रहती है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कितना बड़ा लेवल का ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमारे लिए कर दिया है। हम जैसे बायर्स के लिए हम ऑनलाइन जाकर हम वहां पर स्टेटस चेक कर सकते हैं कि रीडेवलपमेंट में भी अगर वो गया है तो उसको एजेंट कौन है, डेवलपर कौन है, बिल्डर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, आपको सब चीजें वहां पर दिख सकती हैं, ठीक है। सो ये बात हुई वेबसाइट की, इस पे हम सारी चीजें देख सकते हैं इस हिसाब से। और प्रमोटर को वहां जाकर अपलोड करना रहता है, उसका लॉगिन अलग रहता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट या प्रोस्पेक्टस अगर इशू किया जा रहा है, प्रमोटर उसको पब्लिश कर रहा है, तो उसको वहां पर वेबसाइट को मेंशन करना पड़ेगा कि वेबसाइट ये है प्रोमिनेंटली, यानी कि कोई ऐसा छोटा अक्षर कहीं पे लिख दिया ऐसा नहीं, आपको प्रोमिनेंटली वहां पर दिखाना पड़ेगा कि ये वेबसाइट है, ये रेरा की वेबसाइट है, हम वहां पर रजिस्टर्ड है, सारी डिटेल्स आप यहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। महारेरा पे जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ऐसा हम लोगों को बैनर देख के समझ में आना चाहिए, ओके 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 सारी डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में प्रमोटर जब भी बुकिंग्स लेगा, अलॉटमेंट लेटर को इशू करेगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अलॉटी को सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करे अलॉटमेंट करते टाइम पर। जो भी उसके सैंक्शन प्लान्स हैं, अप्रूवल्स है जो गवर्नमेंट से वो ले चुका है, जो लेना बचा है, पेंडिंग अप्रूवल्स है, उन सब चीज़ों के बारे में अलॉटी को अलॉटमेंट के टाइम पर, बुकिंग के टाइम पर बताना उसकी जिम्मेदारी है। इतना
इतना ही नहीं, कौन कौन सी स्टेज पे कब कब वो काम करेगा, कब कंप्लीट होगा, आपको बताना पड़ेगा कि टोटल 15 फ्लोर्स की हम बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें से हम 3 फ्लोर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, आने वाली 3 फ्लोर हम इस डेट तक, इस मंथ तक कंप्लीट करेंगे और सीसी का टारगेट हमारा इस महीने का है। ठीक है, इस तरीके से आपको टाइमलाइन पूरी उसको बतानी पड़ेगी। इसके अलावा प्रमोटर को बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो उसको ध्यान रखने होंगे, जैसे सारे ऑब्लिगेशंस उसी के नाम पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस कि रूल्स एंड रेगुलेशन और एक्ट को वो फॉलो करे। प्लॉट्स है, बिल्डिंग है, अलॉटीज है, उसका एसोसिएशन है, सब चीज़ों के रूल्स रेगुलेशन उसी को फॉलो करने पड़ेंगे, ये उसका ऑब्लिगेशन है। कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आया अलॉटमेंट के बाद में भी, कन्वेंस डीड हो गई उसके बाद में भी 5 साल तक, यहाँ पर एक्ट क्या बोलता है रेरा कि 5 साल तक अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रहा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रमोटर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना, उसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। लीज सर्टिफिकेट लेना, अगर आपकी जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है वो अंडर लीज है, वो लीज होल्ड लैंड पर डेवलप हुई है, तो एक लीज सर्टिफिकेट मिलता है कि कब से और कब तक वो लीज चलेगी और किस टाइम के बाद में दैट लैंड वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द इनकम्बरेंसेस, ऐसा एक लीज सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी लेने की जिम्मेदारी प्रमोटर की है। दूसरी एसेंशियल सर्विसेज भैया, पानी की, नहाने की, सब चीज़ें की व्यवस्था जो है वो भी प्रमोटर को देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, एसोसिएशन बनाना, सोसाइटी बनाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, अलॉटीज का अंदर एक फेडरेशन बनाना, जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसके सब सारे काम करना, ये सब हो जाना चाहिए 3 मंथ्स के अंदर अंदर। कब? जब से वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द अलॉटीज वहां पर आ चुके हैं, उसके 3 महीने के अंदर अंदर वहां सोसाइटी फॉर्म करना, ये भी अंडर ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर ही आता है। ठीक है, कन्वेंस डीड क्रिएट करना और सब लोगों को वहां पर जो भी अलॉटीज है उनको प्रोवाइड करना, अनडिवाइडेड टाइटल के साथ में, ये भी जिम्मेदारी ड्यूटी किसकी है? प्रमोटर की है। जितने भी आउटगोइंग बिल्स हैं, सर ये क्या बात हुई, आउटगोइंग्स के पैसे ये क्यों देगा? तो जब तक फिजिकल अलॉटमेंट नहीं हो जाता है उससे पहले जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी आ सकता है, लैंड कॉस्ट आ सकती है, ग्राउंड का रेंट आ सकता है, म्यूनिसिपल और अदर टैक्सेस आ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर का चार्जेस आ सकते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस आ सकते हैं, मॉर्गेज लोन का अगर वहाँ पर कोई आपका ईएमआई है, इंटरेस्ट है, तो वो भी आ सकता है। वो सब चीज़ें फिजिकली जब तक यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हो रहा है उससे पहले सारे आउटगोइंग बिल्स कौन देगा? प्रमोटर देगा। लिखा हुआ है अंटिल ही ट्रांसफर्स द फिजिकल पोजीशन, उसके पहले के सारे खर्चे उसी को उठाने हैं। अगर वो नहीं करता है, ही फेल्स टू पे ऑल दोज एक्सपेंसेस, आउटगोइंग बिल्स, तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने लिख रखा है The promoter shall continue to be liable even after the transfer of the property to pay such outgoings to the relevant authority, और penal charges भी उसके ऊपर लगेंगे, legal proceedings भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने लिख रखा है कि आफ्टर ये एग्जीक्यूट एग्रीमेंट फॉर सेल, कोई भी उसने एग्रीमेंट कर लिया है उसके बाद भी उन्होंने क्या लिख रखा है? If any such mortgage or charge is made or created, then notwithstanding anything contained in any other law, it shall not affect the right and interest of the allotee। आपने अगर उसके बाद में कुछ गड़बड़ कर भी दिए ना, अलॉटी के साथ में सारा प्रोटेक्शन है। ठीक है, एग्रीमेंट फॉर सेल की टर्म्स एंड कंडीशन को उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रमोटर अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है, वो किसी कस्टमर को बोल सकता है, बट एग्रीमेंट फॉर सेल के अंदर वो कंडीशंस होनी चाहिए, उन्हीं कंडीशंस पे वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने क्या बोला है? सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम यहाँ पर अथॉरिटी को देनी पड़ेगी और उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये हमने प्रमोटर का सेक्शन नंबर 11 के अंदर फंक्शंस और उसकी कुछ ड्यूटीज़ को यहाँ पर समझा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पूरे वीडियो की अगर हम बात करें अभी तक, तो सेक्शन नंबर 11 हमने देखा। सेक्शन नंबर 11 से पहले हमने बात करी किसके बारे में? हमने बात करी एजेंट्स के बारे में। 9 में एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन और 10 में एजेंट्स के फंक्शंस। 11 में हमने देखा प्रमोटर के फंक्शंस और उसकी ड्यूटीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसी वीडियो के अंदर कि और क्या क्या ऑब्लिगेशन है एक प्रमोटर के ऊपर। सो दोस्तों, बात चल रही प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो भाग नहीं सकता है। जब से काम चालू हुआ है, जब से लैंड परचेज करी है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सारी अथॉरिटीज से जितने भी सैंक्शंस है वो आ रहे हैं, उन सब में प्रमोटर इन्वॉल्व है और उसकी ऑब्लिगेशंस है। तो यहाँ पर प्रमोटर को ऑब्लिगेशन सबसे पहला अगर हम देखेंगे ना, सेक्शन में 12 से स्टार्ट होगा, 14, 15, 16 में इन सब में यही बातें की गई है आगे। तो सबसे पहला ऑब्लिगेशन क्या है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जो भी प्रोस्पेक्टस बनाया गया है, प्रोस्पेक्टस मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी
ट्रूथफुलनेस के बारे में, उसके एक्यूरेसी को लेकर ऑब्लिगेशन किसका है? ऑब्लिगेशन है प्रमोटर का। हेडिंग क्या है पढ़िए जरा। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस। वेरासिटी मीन्स ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी, जो भी एक्यूरेसी होगी एडवर्टाइजमेंट की, प्रोस्पेक्टस की, उसका ऑब्लिगेशन भाई साहब के ऊपर है। पढ़िए जरा, ये क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर एडवांस देता है, डिपॉजिट देता है, इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाय होकर, कौन सी इंफॉर्मेशन? जो एडवर्टाइजमेंट या प्रोस्पेक्टस में दी गई है, ठीक है, वो उसमें देखता है कि यार एडवर्टाइजमेंट में बताया गया था 2 BHK है और ये है और ये है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, स्विमिंग पूल है, जिम है, ऐसा है वैसा, उस इन्फॉर्मेशन पर रिलाय होकर उसने एडवांस दे दिया। और उस बंदे को अगर कोई भी लॉस या डैमेज हो जाता है फ्यूचर में, बाय रीजन व्हाट? बाय रीजन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जो उस प्रोस्पेक्टस में एडवर्टाइजमेंट में दी गई थी वो इनकरेक्ट थी, वो फॉल्स थी, ठीक है, तो उसके लिए कौन होगा जिम्मेदार? प्रमोटर जो होगा, उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा भाई साहब इस एक्ट के लिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए डायरेक्ट लायबिलिटी किसी पर्सन के बीच में नहीं है, डायरेक्ट प्रमोटर की है, तो वो भाग नहीं सकता, ठीक है। हाउएवर, क्या बोला? हाउएवर आगे अंदर खतरे वाली बात है। इफ अ पर्सन affected by such incorrect or false statement contained in the notice, advertisement, prospectus or the model apartment plot or building as the case may be, intends to withdraw the proposed project, he shall be returned his entire investment along with interest at such rate। उन्होंने बोला यार अब मैंने दिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मैंने देखा था एडवर्टीजमेंट, उसके हिसाब से दे दिए, वो इन्फॉर्मेशन गलत निकली, वो एरिया गलत निकला, बिल्डिंग थोड़ी पीछे निकली, फ्रंट रोड पर नहीं थी, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अब वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो मुझे मेरा पैसा इंटरेस्ट के साथ में वापस देना पड़ेगा प्रमोटर को। एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो ये सबसे पहला ऑब्लिगेशन है एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस की ट्रूथफुलनेस को लेकर जो प्रमोटर के ऊपर है। दूसरा, सेक्शन नंबर 13 की बात करिए भैया। कोई भी डिपॉजिट, कोई भी एडवांस प्रमोटर नहीं ले सकता है विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि यहां पर एक्ट क्या बोल रहा है और प्रैक्टिकली होता कैसे है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए यहां पर बात तो क्या लिखी है कि कोई भी डिपॉजिट या कोई भी एडवांस, ठीक है, आप तो लिखिए यहां पर एडवांस, ठीक है, प्रमोटर नहीं ले सकता। कौन नहीं ले सकता? प्रमोटर नहीं ले सकता जब तक एग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं होता है, ठीक है, रिटर्न वो भी ऑब्वियसली, ठीक है। बट यही सेक्शन पता क्या बोलता है कि एग्रीमेंट फॉर सेल अगर नहीं भी हुआ है, उससे पहले अगर आप अमाउंट ले रहे हो तो 10% ऑफ कॉस्ट ही ले सकते हो आप। एडवांस के नाम पर, बुकिंग फ़ी के नाम पर, एप्लीकेशन फ़ी के नाम पर आप 10% पैसा ले सकते हो, 10% से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 लाख रुपए का अगर फ्लैट है, बराबर है 50 लाख रुपए का फ्लैट है, उस पर 10% अगर आप निकालोगे तो मात्र 5 लाख रुपए होता है, बराबर है। तो 5 लाख रुपए से ज़्यादा आप एडवांस फी नहीं ले सकते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट बाद में हो रहा है, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इनटू अ रिटर्न एग्रीमेंट a promoter shall not accept more than 10% of the cost of apartment as an advance payment from a person without first entering into a written agreement। एग्रीमेंट फॉर सेल रिटर्न नहीं हुआ है तो सर 10% क्यों ले रहे हो फिर? ज़रा अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। मैं आया आपके पास में, सर बताइए ना बिल्डिंग क्या है, प्रोजेक्ट क्या ये है, ये सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, हाँ तो बताइए ना क्या है, सर मैं फ्लैट लेना चाहता हूँ। अब मैं कैसे कन्फर्मेशन लूँ आपसे एज ए प्रमोटर? मैं बोलूँगा आप सर 10% का अमाउंट दे दीजिए, मैं आपको सबसे पहले जैसे ही आप 10% दोगे मैं आपको ऑब्वियसली आपकी पेमेंट की रिसीट तो दूंगा, बट मैं साथ में आपको एक अलॉटमेंट लेटर भी दूंगा। क्या दूंगा? अलॉटमेंट लेटर। उस अलॉटमेंट लेटर में सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइडेड होगी। अलॉटमेंट लेटर में भी हम मेंशन करेंगे कि आपको किस तरीके से आगे का सारा पेमेंट करना है, क्या स्लैब रेट्स रहेंगे और आपको कितने डेज के लिमिट में पैसा आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ लोग लिखते हैं प्रमोटर कि विद कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट, अभी 10% दिया है आपने, जब हमारा प्रोजेक्ट 30% कंप्लीट हो जाएगा तो 30% आप ही पे कर देना, 60% कंप्लीट हो जाएगा तो बचा हुआ 60% आप भी पे कर देना। इस तरीके से पूरा एक शेड्यूल बनाकर अलॉटमेंट लेटर में दिया जाता है। तो अलॉटमेंट लेटर हम आपको दे देंगे और हम आपके साथ में एग्रीमेंट फॉर सेल साइन कर लेंगे।
ठीक है। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल अभी साइन हुआ था क्या? नहीं। बट अलॉटमेंट लेटर के साथ में एक बुकिंग फी ली जाती है जो 10% ही हो सकती है, तो 10% से ज्यादा वो अमाउंट आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है। उस एग्रीमेंट फॉर सेल में, अलॉटमेंट लेटर में आपको सारे पर्टिकुलर्स मेंशन करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन, चाहे वो इंटरनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो, मैनर बाय विच पेमेंट्स टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट, मैनर किस तरीके से आप, शेड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई पैसा नहीं देता है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो भी आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 12 में हमने यहाँ पर ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर ली है। सो दोस्तों, अगर अपन बात करें यहाँ पर अभी तक के इन सेक्शंस की और इस पूरे वीडियो की, तो हमने शुरुआत करी थी किससे? हमने शुरुआत करी एजेंट के रजिस्ट्रेशन के साथ में, सेक्शन नंबर 9 में। उसके फंक्शंस देखे हमने एजेंट के 10 में। 11 में हमने शुरुआत करी प्रमोटर के बारे में, उसके फंक्शंस और उसके ड्यूटीज के बारे में। सेक्शन नंबर 12 से हमने शुरुआत करी ऑब्लिगेशंस पढ़ने की। तो 12 में और 13 में हमने 2 ऑब्लिगेशन तो पढ़ लिए। आगे आने वाले जो सेक्शंस है 14th, 15th, 16th, 17th और 18th, यहाँ तक कुछ ऑब्लिगेशंस हमें देखना है जो प्रमोटर के यहाँ पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारी कहानी चालू होगी अलॉटी के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। उनके राइट्स एंड ड्यूटीज देखेंगे कुछ 1-2 सेक्शंस में। तो ये जो सेक्शन नंबर 14 से कहानी है, सेक्शन नंबर 20 तक या 19 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखने वाले हैं। जो हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 में हम ये बचे हुए 5 सेक्शन देखेंगे। उसके बाद में अथॉरिटीज का हम एक वीडियो बनाएंगे और आपका ये चैप्टर 70% यहाँ पर कवर हो चुका होगा। रेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नॉलेज का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा मिलेगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर इस वीडियो को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। यहाँ पर हमने बातें कर ली है किसके बारे में, हमने 3 नाम लिखे थे टाइटल में। देखा था हमने अलॉटी के बारे में बात करेंगे, तो वो हमने नहीं करी है, पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमने बात करी थी एजेंट के बारे में, कर ली है। प्रमोटर के बारे में हमने शुरुआत कर दी है। प्रमोटर आधा कंप्लीट हो गया है, आधा प्रमोटर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा और बचा हुआ अलॉटी वहां पर कंप्लीट होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।